ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इसकी लोकेशन क्या होती है। अब हमें देखना होगा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बीएससी में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, और इवन 7th 8th स्टैंडर्ड में भी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहले सिंपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर रिस्पिरेशन के हिसाब से देखेंगे। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको अभी हमने बताया कि कितनी कितनी यहां पर मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देयर आर 2 मेम्ब्रेन्स, 2 मेम्ब्रेन होती है यहां पर। वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड अदर इज इनर मेम्ब्रेन। आपकी जो सेल है उस सेल के अंदर 3 ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिसकी 2 मेम्ब्रेन है। ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। 3 ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जिसके 2 मेम्ब्रेन है। देयर आर 3 ऑर्गेनेल्स व्हिच आर हैविंग 2 मेम्ब्रेन। कोई बता सकता है कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं? एनीवन? एनीवन ऑफ यू? हेलो हेलो, अरे सुन पा रहे हो कि नहीं मुझे? तो गधो बोलो ना फिर, सांगा आंसर हो, हाँ बोलो, नहीं हो तो नहीं बोलो, नहीं पता बोलना सर। देखिए, 3 लोग हैं जिसकी 2 मेम्ब्रेन है। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है सीपी और एक है न्यूक्लियस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, इन दोनों को कितनी कितनी मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है इनको सबको। ठीक है, दे आर हैविंग 2 मेम्ब्रेन्स। अब 2 मेम्ब्रेन, यहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है और काफी ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अब देखिए, ये एक मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसके अंदर की इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है बेटा? मैट्रिक्स। ठीक है, अभी तक हम जो एक बात कह रहे थे कि मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? तो जो ऑर्गेनेल के अंदर जो पानी भरा होता है, ऑर्गेनेल के अंदर जो पानी भरा होता है और उसके साथ में उसमें केमिकल्स होते हैं, उस वाटरी सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया में है तो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप क्लोरोप्लास्ट में जाओ तो स्ट्रोमा कहते हैं, है ना? क्लोरोप्लास्ट में हम नाम देते हैं स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया में नाम देते हैं मैट्रिक्स। अगर आप
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाओ तो उसको बोलते हैं ल्यूमेन, और अगर आप सेल के अंदर के पानी की बात करते हो तो उसको नाम देते हैं साइटोसोल। ठीक है, फिर जब यहां पर आप लोगों ने 12th में देखा होगा कि ये जो है इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टी, है ना। क्रिस्टी होती है, मतलब ये लोग कहते हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डेड है, और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों है इसका क्या रीजन देते हैं, जो अंदरूनी मेम्ब्रेन होती है वो ऐसी फोल्डिंग्स होती है उसमें, और उसका रीजन क्या देते हैं बेटा, कोई It बता सकता है? contain F1 part. हाँ वेरी गुड, F1 पार्टिकल होते हैं, पर इसका रीजन देते हैं वो कि सरफेस एरिया बढ़ाना है। ठीक है, और यहाँ पर एक पार्टिकल दिखाते हैं जिसका नाम यहाँ पर ऐसे आप लोगों ने 12th में भी निकाला होगा, इस पार्टिकल को कहते हैं F1, F1 part. या इसको फिर F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, और इसका और एक नाम होता है एटीपी, इसका और एक नाम होता है एटीपी सिंथेस। अंडरस्टूड? तो यहां पर ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, इस डायग्राम में यहां पर क्या होते हैं, देयर आर F1 पार्टिकल्स, यहां पर होते हैं F1 पार्टिकल, और इस F1 पार्टिकल का काम होता है क्या, सिंथेसिस करना, टू सिंथेसाइज द एटीपी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एटीपी सिंथेस। दैट्स व्हाई these are called as ATP synthase. What is the function of this? इनका फंक्शन क्या होता है, टू सिंथेसाइज द एटीपी, एटीपी का सिंथेसिस करना इसका फंक्शन होता है। ठीक है बेटा, सो सर F1 पार्टिकलला ऑक्सिजन पण म्हणतात ना? हाँ, F1 पार्टिकल के अलग अलग नाम है, उसको एटीपी सिंथेस कहा जाता है, ऑक्सीसोम्स कहा जाता है, F0 पार्टिकल भी एटीपी सिंथेस कहा जाता है। बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम है, एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस, ऑक्सिजो, ऑक्सीजोम, F1 F0 पार्टिकल, F1 F0 पार्टिकल। यहाँ से इमेज कॉपी नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, अब हमें देखना है डिटेल स्ट्रक्चर किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीजें हो रही है ये देखना है, फिर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? द गैप बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं बेटा इसे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में की जो गैप है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, एमआरएनए है, यहाँ पर दिया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड पोर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर आपको ये जो फोल्डिंग्स है इसको क्रिस्टी दिए कहा है, और यहाँ पर ये लोकेशन दी है कि ये जो क्रिस्टी है यहाँ पर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ये सारे काम होते हैं। अब जो क्रिस्टी है उसका स्ट्रक्चर बताया यहाँ पर कि ये F1 F0 पार्टिकल है, यहाँ पर है, ये दिख रहा है, दिस इज अ सिंगल क्रिस्टी, और क्रिस्टी के ऊपर लगा वाला ये F1 पार्टिकल है, जिसी का नाम दूसरा क्या है, एटीपी सिंथेस। क्रिस्टी की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगा है, एटीपी सिंथेस, और यहाँ पर ये क्या है, कोई बता सकता है? मैं जो यहाँ पर ये कलर कर रहा हूँ इसको, इसका नाम क्या होगा, ये दिख रहा है? व्हाट इज दिस? F1 particles. नहीं नहीं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है ना, ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर होती है और कैसे होती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहले मैं एक वीडियो लगा देता हूँ, वो वीडियो देखना है सबने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैकेनिज्म देखना है हमें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने कितने एटीपी बना लिए बेटा? अभी तक हमने 38 एटीपी बनाए। 38 एटीपी भी नहीं बना हमने अभी तक, 10 एनएडीएच बनाए। 10 एनएडीएच और 2 FADH 2 एफएडीएच और 4 4 एटीपी, ATP। है ना। अब हम एनएडीएच से और एफएडीएच से एटीपी कैसे बनते हैं ये देखना है हमें। क्या देखना है हमें? एनएडीएच से और एफएडीएच से एटीपी कैसे बनते हैं ये देखना है हमें। Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. आपको ये वीडियो का साउंड Electron सुने आ transport रहा है क्या? chain or respiratory chain. It is present in the inner mitochondrial membrane. The electron transport chain consists of various electron transport or electron carrier molecules. The electron transport molecules are arranged in a sequence. They carry or transfer No, sir. electrons from reduced coenzymes Audio like सुने आ रहा है बेटा? Yes or no? NADH, FADH2, No, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। No, sir. ठीक है, मैं समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। पहले वीडियो देख ले फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक। oxygen. The electron transport molecules are known as components of the respiratory chain. Some of them are proteins. However, non-protein carriers are also present. The position of a particular component in the respiratory chain depends on its redox potential. The components of the respiratory chain are arranged in the order of increasing redox potential. Starting compounds have negative redox potentials, and terminal components have positive redox potentials. Therefore, in the respiratory chain, electrons flow from negative to positive. In the respiratory chain, electrons flow from NAD to cytochromes via coenzyme Q, and then from cytochromes to molecular oxygen. Coenzyme Q also collects electrons from FAD. The transfer of electrons from substrates to NAD and FAD is catalyzed by dehydrogenases. At the electronegative end of the respiratory chain, NAD-linked dehydrogenases, malate and glutamate dehydrogenases, catalyze transfer of electrons from substrates or respiratory. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है ये हमें देखना है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes. अब ये वीडियो के साथ में समझेंगे हम। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन्स लगे होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 का ही नाम है एटीपी सिंथेस। 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। द फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेस। अब इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये लोगों ने NADH जो बना है ना, कितने NADH बने अभी तक? 10। उस 10 NADH से कितने एटीपी बनाने हमको? 10 NADH से कितने एटीपी बनाने? 30 एटीपी बनाने, 30, है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि हाउ ATPs आर सिंथेसाइज्ड यूजिंग द NADH। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें क्या देखना है कि NADH से और FADH से ATP कैसे बनते हैं। So it is electron transport chain basically synthesizes ATP by using energy from the NADH, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है।
तो ये कॉम्प्लेक्स है 1 2 3 4। अब देखिए यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, काफी स्पीड में जा रही है रिएक्शन। एक मिनट, हम दूसरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी स्पीड में भगा रहा है वो। So electron transport chain. What is the definition? Electron transport chain is a series of protein complexes embedded in the mitochondrial membrane. ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, उस कॉम्प्लेक्स की जो सीरीज है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। Electrons are captured from the donor molecule and they are transferred through the proteins. और इस के अंदर यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि अब ATP सिंथेसिस कैसे होता है, how the ATPs are synthesized. तो 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्स 1, पहला नाम NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और 5वां कॉम्प्लेक्स है ATP सिंथेस। The 5th complex is ATP synthase. और जो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन देने और लेने का काम करता है, उसका नाम है यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। इनिशियली जो आपने NADH बनाए हैं, वो NADH के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपने NAD पॉजिटिव से NADH बनाए थे और NADH के पास इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो NADH किसी को देगा एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेडियंट एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। पर वो कैसे होगा ये हम देखेंगे अभी। सबसे पहले देखिए NADH आया और NADH ने क्या किया, NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को 2 इलेक्ट्रॉन दिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। NADH किस में कन्वर्ट हो गया? NAD पॉजिटिव में। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन गए यूबिक्विनोन के पास, यूबिक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन्स गए टू द साइटोक्रोम BC1। यहां पर हाइड्रोजन बाहर छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है वैसे वैसे हाइड्रोजन बाहर छोड़े जा रहे हैं। साइटोक्रोम BC1 ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, it gives the electron to the complex number 4, that is cytochrome oxidase। और cytochrome oxidase ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन को दे देते हैं and there is formation of water molecule। there is formation of what? there is formation of water molecule। ठीक। अब ATP सिंथेस जो है, वो ATP सिंथेस आपने जो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट बना रखा है, उस हाइड्रोजन के ग्रेडियंट से ATP सिंथेस is going to synthesize ATP by joining the ADP and inorganic phosphate। और inorganic phosphate को ज्वाइन करके वो फाइनली यहां से क्या बना लेता है? there is formation of the ATP। मुझे पता है कि आप लोगों को इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं समझी होंगी, ठीक। अभी हम कोशिश करते हैं कि आगे और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक वीडियो देखा है, ठीक। इसके बाद में अब हम एक्चुअली देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर।
Is it okay? Hello? हेलो Yes, sir. बेटा, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, चलिए अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती कैसे है और क्या प्रोसेस होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को कितनी मेम्ब्रेन होती है? दो। देयर आर टू मेम्ब्रेन्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया, वन इज इनर मेम्ब्रेन एंड अदर इज आउटर मेम्ब्रेन। अब जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर राइट इट डाउन, एक पॉइंट लिख ले तब तक। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन is the electron transport chain is located on the inner mitochondrial membrane, on the inner mitochondrial membrane। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर लोकेटेड होती है? इट इज लोकेटेड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, it is located on the inner mitochondrial membrane। It is composed of 5 different protein complexes। It is composed of 5 different protein complexes। It is composed of 5 different protein complexes called as complex 1, complex 2, 3, 4 and 5, called as complex 1, complex 2, complex 3, complex 4 and 5। कितने कॉम्प्लेक्स है बेटा? कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर 5 तक। The first complex is NADH dehydrogenase complex। पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है? NADH dehydrogenase complex। The first complex is NADH dehydrogenase complex। The second complex is succinate dehydrogenase complex। क्या नाम है कॉम्प्लेक्स का? What is the name of complex? The name of complex is succinate dehydrogenase complex। The third complex is cytochrome BC1 complex। cytochrome BC1 complex। तीसरे कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? cytochrome BC1 complex। The fourth complex is called as cytochrome oxidase। सर आवाज नहीं आ रही बरोबर। The fifth complex is called as ATP synthase। पांचवा जो कॉम्प्लेक्स है बेटा उसका नाम क्या है? ATP
सिंथेस। ओके, पांचवा जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है? एटीपी सिंथेस। कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 5. 5। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं? पहला NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase, cytochrome BC1 complex, cytochrome oxidase, and ATP synthesis. एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस, synthesis. Synthesis. ठीक है, एटीपी सिंथेस नाम है उसका। ओके, Yes, sir. हाँ, तो अब लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर 1। अब ये जो डायग्राम दिख रही है आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है, सिर्फ समझ लेना है कि यहां पर क्या हो रहा है। आपने NADH बनाया था, यू हैव सिंथेसाइज्ड NADH। किस प्रोसेस में बनाया था NADH बेटा? कौन से प्रोसेस में NADH बनाया था आपने? ग्लाइकोलिसिस में, लिंकेज में और TCA में, है ना? CM. हाँ. ठीक है, यहां पर क्या होता है देखिए, NAD, यहां पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है। NADH इज कन्वर्टेड इनटू NAD पॉजिटिव। NADH का कन्वर्शन किस में होता है? द NADH इज कन्वर्टेड इनटू NAD पॉजिटिव। जो NADH है उसका कन्वर्शन हो जाता है यहां पर NAD पॉजिटिव में। द NADH इज कन्वर्टेड इनटू NAD पॉजिटिव। और जब NADH NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं? देयर इज रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है, ठीक है। अब ये काम किसने किया? यहां पर देखिए कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स 1। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स 1? इट टेक्स अप 2 इलेक्ट्रॉन्स। राइट इट डाउन। द कॉम्प्लेक्स 1 takes up 2 electrons from कॉम्प्लेक्स 1। ये क्या करता है बेटा? इधर ध्यान दे, इसका फंक्शन होता है कि ये यहां पर यहां पर 3 लोकेशन है, ध्यान दे, 3 एरिया है, 3 अलग अलग प्लेसेस है। ये है मैट्रिक्स, ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इसके बाहर है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। यह है आपका कॉम्प्लेक्स 1। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स 1? कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है? कॉम्प्लेक्स 1 NAD को पकड़ता है, NADH को, और NADH को पकड़कर किस में कन्वर्ट कर देता है? NAD पॉजिटिव में। और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस प्रोसेस से। जब इस प्रोसेस से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू दौड़ते हैं, तो यहां पर क्या होता है? इधर ध्यान देना है सब लोगों ने। यहां पर होता है कि आपके 4 हाइड्रोजन 4H पॉजिटिव आर सेंट टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। 4H पॉजिटिव कहां पर भेज दिए जाते हैं? टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस फ्रॉम द मैट्रिक्स, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकले? फ्रॉम NADH। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, उन 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ने, उसकी जो एनर्जी थी, उस एनर्जी ने 4H पॉजिटिव को कहां पर भेज दिया? फ्रॉम द 4H पॉजिटिव आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। फिर अब कॉम्प्लेक्स 2 को छोड़ दे, कॉम्प्लेक्स 2 का भी काम नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 का भी काम नहीं है, पर कॉम्प्लेक्स 3 क्या करता है? कॉम्प्लेक्स 3 एक कॉम्प्लेक्स 3 होता है यहां पर, और 3 क्या करता है?
कि ये जो 2 है इसके थ्रू ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक यूबिक्विनोन नाम का मॉलिक्यूल होता है, आप लोगों ने सुना होगा यूक्यू, यूबिक्विनोन नाम का मॉलिक्यूल होता है, ये UqH2 में कन्वर्ट होता है एंड दिस UQ gives 2 electrons to this complex number 3. ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाएगा और यहां से 4 H पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट कर देगा आउटसाइड द फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये 2 इलेक्ट्रॉन फाइनली एक साइटोक्रोम C नाम का मॉलिक्यूल लेगा एंड दिस साइटोक्रोम C इज गोइंग टू डिलीवर दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 भी क्या करेगा, ये यहां से 4 H पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट कर देगा फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये ध्यान देखिए ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रही है। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है C1, C2 है, C2 का भी कोई काम नहीं है हमें, तो C2 को हम निकाल देते हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4। इसने क्या किया, इसने NADH लिया, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, NAD पॉजिटिव में। कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2। इसने इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया खुद में से, जब इलेक्ट्रॉन दौड़े इसमें से तो यहां से कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए, 4 H पॉजिटिव बाहर रिलीज किए गए इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, 4 H पॉजिटिव। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन दौड़ते दौड़ते कहां पर गए, कॉम्प्लेक्स 2 के पास, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 ने जब 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से दौड़ाया तो कॉम्प्लेक्स 2 भी नहीं, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। अभी हम 3 और 4 की बात करते हैं, 2 की बात नहीं करते, 2 को बाद में देखेंगे। तो जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास गए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने क्या किया, इसने फिर से 4 H पॉजिटिव को कहां पर भेज दिया, 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से पास हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे, फ्रॉम द NADH, तो ये इसने 4 H पॉजिटिव को आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भेज दिया और फाइनली यहां से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास गए और जब ये 4 के पास गए, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, तो इसने भी क्या किया, इसने भी 4 H पॉजिटिव को कहां पर भेज दिया, टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एक NADH से कितने H पॉजिटिव बाहर गए, बोलिए, हाउ मेनी H पॉजिटिव आर सेंट आउटसाइड बाय यूजिंग 1 NADH, 4, 4 ही की 12, 12, 12 हुए ना, 12 सेंट हुए ना, हर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से 4, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3 और 4 इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व है बेटा, 1, 3 और 4 इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 4 4 4 कितने, 12 H पॉजिटिव बाहर चले गए, यस, 12 H पॉजिटिव बाहर चले गए। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स है, ये है आपका ATP सिंथेस, ठीक है। ATP सिंथेस, ये जो 12 H पॉजिटिव है, कितने H पॉजिटिव, 12 H पॉजिटिव, 12 भी नहीं, चलिए हम यहां पर लेते हैं, हम 12 को तोड़ देते हैं, थोड़ा सा यहां पर मुश्किल होगा आप लोगों के लिए समझना, हम 12 को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, 9 H पॉजिटिव, ठीक है, और 3 H पॉजिटिव, ठीक है। 12 को हमने कितने में स्प्लिट कर दिया, 9 और 3 में। जब 9 H पॉजिटिव ATP सिंथेस के द्वारा अंदर जाएंगे, अंदर कहां पर, इन द
इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो यहां पर 9 H पॉजिटिव अंदर जाएंगे तो यहां पर 3 ADP प्लस IP, 3 IP किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 3 ATP में। समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? 9 H पॉजिटिव कहां से कहां पर गए? 9 H पॉजिटिव जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में गए, किसके द्वारा? एटीपी सिंथेसिस के द्वारा। तो कितने एटीपी बने? कितने एटीपी का सिंथेसिस हुआ? देयर इज सिंथेसिस ऑफ 3 एटीपी। और फिर ये जो 3 H पॉजिटिव है, ये 3 H पॉजिटिव का काम क्या होता है कि ये 3 H पॉजिटिव जब अंदर आते हैं यहां पर, तो देयर इज एंट्री ऑफ 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एंट्री कराने के लिए आपको कितने एटीपी कितने H पॉजिटिव लगते हैं? यू नीड 3 H पॉजिटिव फॉर दिस। क्लियर? सो एक NADH से आपने कितने एटीपी बनाए? हाउ मेनी ATPs are synthesized using 1 NADH? 3 ATP बने। 3 ATP कैसे बने? 12 H पॉजिटिव पंप हुए बाहर, एटीपी सिंथेस ने 3 ADP और 3 IP को जोड़ने के लिए कितने H पॉजिटिव की एनर्जी यूज किया? 9 H पॉजिटिव की एनर्जी यूज किया। और 3 H पॉजिटिव कहां पर खर्च हुए? फॉर ब्रिंगिंग द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट to the into the mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाने के लिए यहां पर क्या हुआ? देयर इज यूज ऑफ एनर्जी ऑफ 3 ATP। ठीक है, ये देखते हैं यहां पर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स 1? NADH को लेता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? NAD पॉजिटिव में। कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा इसमें से? 4 इलेक्ट्रॉन कितने निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना? ये इस दौरान कितने H पॉजिटिव को बाहर भेज देता है? 4 ठीक है। कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन लेने वाला है यूबिक्विनोन, UQ। ये इलेक्ट्रॉन लेकर किसके पास भागते हुए जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को जब ये इलेक्ट्रॉन देता है, कितने इलेक्ट्रॉन देगा? इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पर क्या होगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर ये भी अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएगा। और जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे बेसिकली, तो ये भी कितने H पॉजिटिव को बाहर भेजेगा? 4 इट विल सेंड 4 H पॉजिटिव आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 4 H पॉजिटिव को माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ये भेज देगा। फिर आपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 2 नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है। ठीक है, 2 नहीं है, 3 है। ये इधर से दे देगा साइटोक्रोम C को, एक मॉलिक्यूल है साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम C फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देगा टू द कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 4, और जब ये 4 को इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 भी क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के बाद में वो भी कितने H पॉजिटिव को बाहर भेजेगा बेटा? इट विल सेंड 4 H पॉजिटिव आउटसाइड। इधर ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इधर ध्यान दे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 प्लस 2 H पॉजिटिव, ये मिलकर यहां पर बन जाता है एक वाटर। क्या बन जाता है? वाटर। क्या क्या कंबाइन होता है? क्या क्या कंबाइन होता है बोलिए? 2 इलेक्ट्रॉन O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑक्सीजन,
ये मिलकर क्या बन जाते हैं, O2 देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1H2O। 2 ठीक है, तो ऑक्सीजन, आप लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हो, किसी ने पूछा आपसे कि आप लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हो वो ऑक्सीजन कहाँ गया, कहाँ पर कंज्यूम हुआ, उस ऑक्सीजन का कन्वर्शन किस में हुआ। तो आप जितना भी ऑक्सीजन ले रहे हो वो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हुआ है बेटा, वाटर में। और वाटर में कैसे कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 इलेक्ट्रॉन है वो किससे कंबाइन हो गए, ऑक्सीजन से, साथ ही साथ हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, वाटर। तो हमारी जो डेफिनेशन है कि हम कार्बोहाइड्रेट से क्या बना देते हैं, CO2 प्लस H2O। CO2 कहां पर बने थे, लिंकेज में, लिंकेज में TCA में, है ना, लिंकेज और TCA में CO2 बने थे, और H2O कहां पर बना, ETS में। ठीक है, अब आपने यहां पर कितने H पॉजिटिव बाहर छोड़ दिए, 12 H पॉजिटिव पर NADH। ठीक है, 12 H पॉजिटिव पर NADH, इतना ये फिक्स हो गया। ठीक है, वी आर टॉकिंग दिस अबाउट NADH। अब हम FADH के लिए बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट FADH। ठीक है, अभी तक हमने NADH की बात की, अब हम बात करते हैं FADH की। देखिए, जो FADH है ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में यूटिलाइज होता है। FADH जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में यूटिलाइज नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है ये क्या करता है, FADH का कन्वर्शन कर देता है इनटू द FAD पॉजिटिव। और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2। और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 किसी भी तरीके के प्रोटॉन को बाहर नहीं छोड़ता। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से यहां पर अब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर 3। और ये काम फिर से करता है यूबिक्विनोन। तो यूबिक्विनोन आता है UQ, और ये UQ H2, it gives 2 electron to the complex number 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो फाइनली यहां पर फिर से कितने H पॉजिटिव बाहर भेजे जाते हैं, कितने H पॉजिटिव बाहर भेजे जाते हैं यहां पर, 4 4। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स 3 का काम ही है कि 4 H पॉजिटिव को बाहर भेजना। उसी के साथ में फिर यहां पर ये साइटोक्रोम C आएगा, और साइटोक्रोम C आने के बाद में फिर यहां पर ये आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आपका। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 क्या करता है कि ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है इधर से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 कितने H पॉजिटिव को बाहर भेज देता है, 4 H पॉजिटिव। ठीक है, अब ये बताइए मुझे कि यहां पर फर्क क्या पड़ा, NAD से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे और FAD से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। NAD से जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे उन्होंने कितने H पॉजिटिव बाहर भेजे थे, देखिए यहां पर कितने गए, एक FADH से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो 8 H पॉजिटिव बाहर जाते हैं, 8 H पॉजिटिव पर FADH, यस और नो, 8 H पॉजिटिव पर FADH। यस सर। और NADH के लिए 12 H पॉजिटिव पर NADH। ठीक है, ये फिक्स हो गया। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एक NADH का कन्वर्शन किस में होगा, NAD पॉजिटिव में, तो यहां पर क्या रिलीज होगा, ड्यूरिंग दिस देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ हाउ मेनी, 12 H पॉजिटिव। ठीक है,
12 H पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट होंगे आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और जब एक FADH का कन्वर्शन किस में होगा, FAD पॉजिटिव में, तो यहां पर 8 H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट, 8 H पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। यस और नो, क्लियर? 8 H पॉजिटिव यहां पर ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। अब हम देखते हैं एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है, हाउ एटीपीज आर सिंथेसाइज्ड। अब हम 3 प्लेसेस निकालते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। एक प्लेस है आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है। ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और यहां से यहां तक है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या है बेटा, यहां से यहां तक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यह है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और यहां पर है मैट्रिक्स। ये जो प्लेस है यहां पर है मैट्रिक्स। ठीक है। अब आपने यहां पर एक NADH के लिए कितने H पॉजिटिव बाहर भेज दिए, मान के चलिए 12। कहां पर भेजे आपने, सारे H पॉजिटिव कहां से कहां पर ट्रांसपोर्ट किए, सारे H पॉजिटिव आपने, you have transported all H positive from this matrix to the intermembrane space, ठीक है। और वो हमें पता है कि एक NADH के लिए 12 है और एक FADH के लिए कितने हैं, 8। ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स है आपका, दिस कॉम्प्लेक्स इज ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये इधर से, ध्यान दें, एक H पॉजिटिव जो है एटीपी बनाने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी, एक होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ ही साथ लगता है ADP, है ना। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगता है और एक ADP लगता है, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। देखिए, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लाना होगा तो आपको एक हाइड्रोजन खर्च करना पड़ता है, एक हाइड्रोजन का स्पेंड करना पड़ता है अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लाना है, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ADP, ये जब दोनों जुड़ते हैं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। यहां से ATP बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 3 H पॉजिटिव ATP सिंथेस के द्वारा कहां पर लाने पड़ते हैं, मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि आपको एक ATP बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन का खर्च लगेगा, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ATP, 3 तो ATP सिंथेस से बेटा, है ना। और एक हाइड्रोजन किसके लिए लगेगा, टू ब्रिंग द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनसाइड द मैट्रिक्स। सो नाउ इट इज क्लियर दैट 4 H positive are required for synthesis of ATP. 4 H positive are required for the synthesis of ATP, right? 4 H positive are required for synthesis of how many ATP, 1 ATP.
कैसे? कोई बता सकता है कैसे? 3 कहां से लगते हैं? 3 H पॉजिटिव किसको लगते हैं? एटीपी सिंथेस को। और 1 H पॉजिटिव किसको लगता है? टू ब्रिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द मैट्रिक्स। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एमएससी के लेवल का पढ़ा रहा हूं, एक बात ध्यान दे। एमएससी के लेवल का पढ़ा रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है, नहीं तो 10 मिनट में खत्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। अब एनएडीएच से कितने एटीपी बाहर गए थे? कितने H पॉजिटिव बाहर गए थे एनएडीएच से? 12। कितने एटीपी बनेंगे? क्यों? बिकॉज 4 H पॉजिटिव आर रिक्वायर्ड पर एटीपी। 180। तो 12 भागेला 4 कितनी? 3। कितने एटीपी बनेंगे? एक जी। एनएडीएच से कितने एटीपी बनेंगे? 3। 3। और एक एफएडीएच कितने H पॉजिटिव को बाहर भेजता है? 8। तो कितने एटीपी बनेंगे? 2। अब हमने ये पढ़ लिया, ये पूरा समझ लिया कि एक एनएडीएच कितने एटीपी बनाता है? 3 एटीपी। एक एफएडीएच, एक मिनट, हेलो, हो द सॅनिटायझेशन आपण कोणत्या केमिकलने करता? आणि त्याचे डाग वगैरे काहीच नाही पडत ना? बरं ठीक आहे, पाठवून द्या ना. बरं बरं बरं, याचे म्हणजे व्हाईट याच्यावर पण डाग नाही पडणार ना? बरं बरं, पाठवून द्या ना, पाठवून द्या. ओके. हर्षराजवर त्यांना पाठवून द्या, हर्षराजवरून मी कॉल करून सांगतो. ठीक. बरं बरं बरं, ठीक आहे ठीक. बरं बरं, या हो. ठीक है बेटा, ठीक है. हेलो. हाँ सर। तो ये टॉपिक काफी काफी मुश्किल टॉपिक है. ये ऐसा ना समझे कि मैं मतलब ऑनलाइन में हम लोगों को इसमें और ज्यादा दिक्कत होती है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया इसमें? अभी तक क्या पढ़ लिया कि एक एनएडीएच से कितने एटीपी बनते हैं? 3 एटीपी. और एक एफएडीएच से 2 ATP। ठीक है. और ये एटीपी बनाने की प्रोसेस जो होती है ये कहां पर होती है? दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और कौन सा कॉम्प्लेक्स करता है ये? एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स. कौन करता है बेटा ये? एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स. सारे लोगों ने अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लेना है, ऑडियो और वीडियो दोनों पे ऑन कर लेना है. आज के लिए आपका होमवर्क क्या होगा? व्हाट विल बी द होमवर्क फॉर टुडे? बोलो, कल के लिए होमवर्क क्या था? कल के लिए होमवर्क था हमारा कि हमें ग्लाइकोलिसिस को पूरा लिख लेना था. आज के लिए होमवर्क क्या होगा? व्हाट विल बी द होमवर्क फॉर टुडे? हाँ, TCA साइकिल और ETS। हमें आज लिंकेज, TCA और ETS क्या क्या लिखना है? लिंकेज, TCA और ETS तीनों को भी लिखना है. ओके. हाँ। और तीनों को लिखकर एक बुक में लिखना है, अपने बुक में. और तीनों को लिखकर अब मुझे फोटो भेजने, आप लोगों ने PDF बनाकर भेजनी है. किस किस चीज की?
ग्लाइकोलिसिस, लिंकेज, पीसीए, ईटीएस। इसके लिए आपको संडे तक टाइम है। कब ठीक तक सर। टाइम है? टिल संडे। संडे। संडे को आपको फिर संडे को आपको ये भेजना होगा, ठीक है, और फिर वो चेक करके मिलेगा आपको। ओके, हाँ सर। चलिए तो अब आगे का कल पढ़ते हैं, कल सुबह 9 बजे। ओके, ठीक है। हाँ।